नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर हम आपको यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं और यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको जो सिलेबस का फर्स्ट यूनिट पूरा करवा दिया है। और इस फर्स्ट यूनिट को पढ़ना कैसे है कि जितने भी लेक्चर हैं उन लेक्चर के साथ हमने जो पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई है, जो 5 पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई हैं, उनका प्रिंट आपको ले लेना है और इसके लेक्चर के साथ उनको अपने साथ रख के लेक्चर को सुनना है और आपको फिर सारे कॉन्सेप्ट और बुक्स याद हो जाएंगी बड़ी आसानी के साथ। आपको ये विधि अपनानी। इसके साथ मैंने आपको फिर यूनिट 3 पढ़ाया और यूनिट 3 में मैंने ये सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। 1-2 टॉपिक छूटे हैं तो जैसे ही समय मिलेगा मैं इनको भी कवर करवा दूंगा। लेकिन कल मैंने आपको एक वीडियो या एक लेक्चर आपको उपलब्ध कराया था और उसमें मैंने आपको मूवमेंट्स की बात की थी कि जितने भी मूवमेंट्स हैं हम उन मूवमेंट्स को एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन एक साथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय और लंबा वीडियो हो रहा था तो हमने उसको अलग अलग पार्ट में कर दिया। कल मैंने आपको एग्रेरियन अनरेस्ट यानी कृषक असंतोष और किसान आंदोलनों के बारे में बताया। इसमें मैंने बताया कि असंतोष क्या होता है या पीजेंट जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका स्वरूप क्या होते हैं। पीजेंट जब मूवमेंट्स जब होता है यानी आंदोलन जब होता है तो उसका कारण होता है या तो समाज में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हमें परिवर्तन लाना है, चेंज इन सिस्टम या चेंज इन सिस्टम जो हो चुका है उस परिवर्तन को रोकना है। और इन दोनों के कारण क्या होता है, समाज में आंदोलन होते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था कि आंदोलन क्यों होते हैं, विद्रोह क्यों होते हैं। तो हमने यहाँ पर मूवमेंट की बात की और कल मैं आपको कृषक असंतोष और किसान आंदोलनों के बारे में बता चुका था। जहाँ जहाँ पर ये सब दिए गए हैं उनको थोड़ा सा आप लोग गौर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन खूब बनते हैं। जब हम इसके आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भी अर्बन मूवमेंट एंड वायलेंस के बारे में दिया गया है, हमें इसको भी पढ़ना है। और फिर हम जब यूनिट 5 की सेकेंड 5-2 यूनिट में आते हैं तो ये पूरी यूनिट हमें सोशल मूवमेंट्स यानी सामाजिक आंदोलनों के बारे में दी गई है। और यहाँ पर सामाजिक आंदोलन किसके बेस पर, हमें जाति के आधार पर सामाजिक आंदोलनों को देखना है, निर्जातीयता के आधार पर सामाजिक आंदोलनों को देखना है, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के आधार पर हमें सामाजिक आंदोलन, लिंग के आधार पर सामाजिक आंदोलन और आपके धर्म के आधार पर सामाजिक आंदोलन तथा क्षेत्रीयता के आधार पर सामाजिक आंदोलन। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अब आपके नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जब हम 7वीं यूनिट में जाते हैं तो 7वीं यूनिट को जो मैं आज पढ़ने वाला हूँ, इस 7वीं यूनिट में लिखा है कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स यानी पर्यावरणीय आंदोलन। तो जो पर्यावरणीय आंदोलन है, आज हम पर्यावरणीय आंदोलनों को पढ़ने वाले हैं कि पर्यावरण से संबंधित जो भी आंदोलन हुए, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं और आता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साहब? 5 जून को, आप याद रख लेना है, ठीक है। और जब मैं यूनिट आपको 7 पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं सब बता दूंगा पर्यावरण से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी अवधारणाएं। बहुत ही अच्छी यूनिट है ये और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, थोड़ा फैक्ट भी है इसमें, लेकिन यूनिट बहुत अच्छी है क्योंकि इस यूनिट से आपकी सोशियोलॉजी भी कवर होती है और यूनिट फर्स्ट भी इससे कवर होता है। लेकिन जैसे ही हम 10 यूनिट में जाते हैं, यूनिट नंबर 10, तो उसमें हम देखते हैं कि एक जगह मूवमेंट का जिक्र और आया है और यहाँ पर लिखा है नवीन धार्मिक आंदोलन। तो नवीन धार्मिक आंदोलनों भी हमको पढ़ना है, लेकिन आज हम बात करेंगे पर्यावरणीय आंदोलन। कल मैंने आपको ये कृषक आंदोलन पढ़ा दिए थे, आपको ये पीडीएफ में दे दूंगा जैसे ही सारे आंदोलनों को कवर करता हूँ। लेकिन आज हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे कि जो पर्यावरणीय आंदोलन वो क्या है। आज हम बात करेंगे कि जो किसान आंदोलन है वो क्या है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि पर्यावरण से संबंधित जो भी आंदोलन है हम उनको यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो पर्यावरणीय आंदोलन क्यों होते हैं साहब? इसका भी कारण है, यानी जितना भी वृक्ष है, वन है, अगर उनके साथ सरकार अनियंत्रित रूप से हस्तक्षेप कर रही है या किसी भी प्रकार का असंतुलन हो रहा है तो इस हिसाब से लोग क्या करते हैं, फिर वहां पर पर्यावरण से संबंधित आंदोलन करने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी अपन बात करेंगे कि पर्यावरणीय आंदोलन क्या है।
सबसे पहला जो पर्यावरणीय आंदोलन का नाम आता है उसका नाम है चिपको आंदोलन, जो 1974 में हुआ था। यह आंदोलन वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। नंबर 1 पॉइंट, यह आंदोलन क्यों हुआ साहब? क्योंकि जब वनों की कटाई अधिक हो रही थी तो उन वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 26 मार्च 1974 को, यानी 1974 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन का जो स्वरूप था वो कैसा था? अहिंसात्मक स्वरूप था। और जो लोग क्या करते थे, इस आंदोलन की जो खास विशेषता थी कि लोग पेड़ को अपने गले से लगा लेते थे, पेड़ से चिपक जाते थे और वृक्षों के जो कटने की दर थी उनका विरोध करते थे। यह जो आंदोलन है वो उत्तराखंड के रैणी गांव में से प्रारंभ हुआ। वहां पर क्या हुआ कि 2500 पेड़ों की नीलामी कर दी गई। और इस आंदोलन से जो प्रमुख जुड़े हुए नेता हैं वो नेता है आपकी गौरा देवी और 21 अन्य महिलाएं, इसके साथ सुंदरलाल बहुगुणा और चड्डी प्रसाद। यानी आपको ये नाम भी याद रखना है, ये नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। एक तो गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद इससे जुड़े हुए हैं। तो आपको ये हमें लगता है आंदोलन समझ में आ गया होगा कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन के बाद हम बात करेंगे, चिपको आंदोलन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि चिपको आंदोलन 1974 में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन वनों की कटाई से रोकने से संबंधित था। इसका स्वरूप अहिंसात्मक था। ये वनों के जो पेड़ थे जिनकी कटाई हो रही थी उनसे लोग चिपक जाते थे और उनका विरोध करते थे। यह उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ। उत्तराखंड के रेनी नामक गांव में 2500 वृक्षों की नीलामी कर दी गई और वहां पर क्या हो रहा था, इनका अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए लोगों ने इसको अपनाया। और इस आंदोलन के जो नेता हैं वो गौरा देवी तथा 21 अन्य महिलाएं, इसके साथ सुंदरलाल बहुगुणा और चड्डी प्रसाद भी इससे जुड़े हुए। इसके बाद जो सेकंड आंदोलन आता है जो महत्वपूर्ण है उसको कहते हैं साइलेंट वैली आंदोलन। तो जो साइलेंट वैली आंदोलन है ये केरल से संबंधित है। केरल के पलक्कड़ जिले से इसको प्रारंभ किया गया या वहां से यह चालू हुआ। वहां पर एक कुंती पूजा नदी है जहां पर एक जल विद्युत प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। तो इस जल विद्युत प्रोजेक्ट से क्या है कि वहां के एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसके विरोध में लोग बागों ने साइलेंट वैली से संबंधित एक आंदोलन प्रारंभ हुआ और बाद में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और 1985 में इसी साइलेंट वैली को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया और यह आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1973 और 1981 यानी 10-11 साल के प्रयास के बाद यह आंदोलनों ने जहां पर जल विद्युत प्रोजेक्ट बन रहा था उसको रोककर इस जगह को क्या कर दिया था, राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित करवा दिया। एक जो आंदोलन आता है विष्णुगोई आंदोलन, ये बहुत ही इंपोर्टेंट आंदोलन है और इससे अमृता देवी जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसी जो विष्णुगोई आंदोलन था इसी की तर्ज पर चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन का प्रणेता यही आंदोलन था। और जैसे राजस्थान में एक विष्णुगोई समुदाय है, विष्णुगोई समुदाय में क्या हुआ कि वहाँ के राजा थे राजा अजीत सिंह और उन्होंने पेड़ को काटने की अनुमति दे दी, कहा कि पेड़ों को काट दो आप। तो 1771 में अमृता देवी और उनकी 3 बेटियां क्या हुई कि पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई और राजा के आदेश के साथ, तो राजा का आदेश था, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ी ना था, तो पेड़ के साथ साथ इनको भी काट दिया गया था। इनकी कुर्बानी यहाँ पर ये रही कि बाद में ये हमारे सबके लिए जो पर्यावरण के लिए एक आदर्श बनी। और फिर जो चिपको, ये इन्होंने ही, अमृता देवी ने यहाँ पर पेड़ों से चिपक कर पेड़ संरक्षण के लिए काम किया था। लेकिन राजा अजीत सिंह के आदेश पर क्या हुआ, वो सफल नहीं हो पाई और फिर वो पेड़ भी काटे गए और साथ में इनका भी हत्या कर दी गई, क्योंकि ये 1731 की बात है। तो ये विष्णुगोई जो आंदोलन है वो राजस्थान से संबंधित है। लेकिन अमृता देवी के संबंध में आज भी अमृता देवी पर्यावरणीय पुरस्कार प्रारंभ किया जाता है। तो आपको आ जाए अगर विष्णुगोई आंदोलन से कौन है तो आपको याद रखना है अमृता देवी, और ये राजस्थान से संबंधित था। और विष्णुगोई आंदोलन ने ही चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन की आधारशिला रखी और वो इसी से प्रेरित हुए, क्योंकि चिपको जो विष्णुगोई आंदोलन हुआ, यहाँ पे जो अमृता देवी थी,
अमृता देवी ने सबसे पहले पेड़ों से चिपककर अपना विरोध दर्ज किया था, पर्यावरण के संरक्षण के हित में, और राजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। अब हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है और इस पर खूब क्वेश्चन बनते हैं। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर क्या हुआ कि साहब एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई, और इस बहुउद्देशीय परियोजना से जो प्रभावित जो प्रदेश थे उसमें मध्य प्रदेश था, गुजरात था और महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य इस नर्मदा प्रोजेक्ट से क्या थे, इससे प्रभावित थे। इस प्रोजेक्ट से 1 लाख लोग विस्थापित हो रहे थे, जिसमें 58% लोग आदिवासी हैं, और इससे क्या हो रहा था, 37,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही थी। इसके साथ जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसके जो नेता, प्रमुख नेता हैं, वो मेघा पाटकर हैं, बाबा आमटे हैं और अरुंधति राय इससे जुड़ी हैं। तो इन लोगों ने विरोध किया कि साहब ये बहुउद्देशीय परियोजना जरूर है, लेकिन इससे इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, इनका क्या होगा, इतनी हेक्टेयर भूमि इससे जलमग्न हो जाएगी, उसका क्या होगा। लेकिन इससे, और ये आंदोलन भी सफल हुआ और परियोजना भी बनी और इन सबको सही मुआवजा दिया गया। दोस्तों, अब यहाँ पर बात चल रही है तो मैं आपको एक एक्ट के बारे में बता देता हूँ, LARR 2013। एक ही एक्ट है, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 का। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई बहुउद्देशीय योजना प्रारंभ करती है, बहुउद्देशीय, और उससे अगर जनजातीय क्षेत्र प्रभावित होता है तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड का, जो भूमि का अधिग्रहण है, उनकी पुनर्स्थापना भी करनी पड़ेगी और उन्हें सही से मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो इससे संबंधित मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, वो अलग बात है, लेकिन आपको LARR याद रखना है कि अगर सरकार कुछ करती है तो LARR के तहत क्या होता है, आपको एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है सरकार को, कि इस अगर कोई परियोजना बन रही है तो उसके क्षेत्र पर क्या प्रभाव आने वाला, और एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी करवाती है कि वहां से पर्यावरण पर क्या संरक्षण पड़ेगा। और इन दोनों अगर रिपोर्ट अच्छी आती है, और इसमें 3 सामाजिक वैज्ञानिक चाहिए होते हैं, और इसका मुझे थोड़ा सा फैक्ट याद नहीं आ रहा है कि कितने पर्यावरणविद चाहिए होते हैं। तो इसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बताता है कि इस बहुउद्देशीय परियोजना से वहाँ की जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो सामाजिक संरचना है, यानी धर्म, नातेदारी, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये LARR एक्ट याद कर लेना। वो तो मुझे याद आ गया यहाँ पर, बहुउद्देशीय परियोजना और नर्मदा बचाओ आंदोलन, चूंकि बहुत फेमस आंदोलन है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में आपको याद रखना है कि जो नर्मदा बचाओ परियोजना थी, इससे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य प्रभावित थे, और इसके जो प्रमुख नेता है वो मेघा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय है। एक एपिको आंदोलन है, और एपिको आंदोलन जो है ये दक्षिण के कन्नड़ भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गले लगाना। किसको गले लगाना, पेड़ को गले लगाना। यानी यहाँ भी पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो लोग बागों ने जो विष्णुगोई समुदाय से जहाँ से प्रारंभ हुआ था पेड़ों को गले लगाना, और चिपको आंदोलन से एपिको आंदोलन तक गए, और 1983 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, और यह आंदोलन कितने 38 दिन तक चला, सफल आंदोलन रहा, और इसके जो नेता हैं, उसके नेता पांडुरंग के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। तो हमें लगता है ये आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा कि एपिको आंदोलन दक्षिण भारत से संबंधित है, और यह 38 दिन तक चला। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो कौन है, पांडुरंग जी। फिर एक जंगल बचाओ आंदोलन आता है, ये 1900 दशक के प्रारंभ में हुआ। इसमें एक सामुदायिक आंदोलन था, इसमें कोई एक नेता नहीं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यह झारखंड तथा उड़ीसा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा था। एक नवधान्य आंदोलन है। जो नवधान्य आंदोलन है ये जैव विविधता से संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। कहते हैं बायोडाइवर्सिटी जितनी अधिक होगी वहाँ की उत्पादन क्षमता भी उतनी अधिक होगी। तो वंदना शिवा इससे जुड़ी हुई हैं। वंदना शिवा का बहुत बार क्वेश्चन आता है, नवधान्य आंदोलन से कौन जुड़ी है, वंदना शिवा, और यह 1982।
एक बलियापाल आंदोलन जो आता है यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या हो रहा था, जैसे जब हम भारत का नक्शा देखते हैं ना, तो आपको जो उड़ीसा का तट दिखेगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिसाइल टेस्टिंग होती थी, तो वहां के एनवायरनमेंट और पर्यावरण को क्या होता था, खतरा पहुंच जाता था। तो उस खतरे से निपटने के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक कहा कि साहब यहाँ पर हम ये टेस्टिंग एक्सटिंग नहीं होने देंगे मिसाइल की, और फिर उन लोगों ने पर्यावरण से संबंधित एक आंदोलन चलाया था, और ये बलियापाल नामक गांव से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस आंदोलन को बलियापाल आंदोलन कहा जाता है। एक गंगा बचाओ आंदोलन है। गंगा बचाओ आंदोलन गंगा नदी के चूंकि गंगा नदी भी पर्यावरण से संबंधित है, तो ये लोग क्या करते थे कि गंगा नदी चूंकि बहुत ज्यादा दूषित हो गई है, कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, अब तो सचमुच गंगा मैली हो गई, अब इस सरकार को चाहिए कि इस गंगे की सफाई करवाई जाए, बहुत ज्यादा गाद जम चुकी है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है, आज गंगा नदी की सफाई की जरूरत है। तो अब सफाई करे सरकार, करे गंगा नदी की। तो गंगा बचाओ आंदोलन चूंकि पूरा अहिंसक आंदोलन है और गंगा नदी के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रोत्साहन से संबंधित है। फिर एक आगे आता है मैत्री आंदोलन, ये 1994 में प्रारंभ हुआ, और इस आंदोलन पे आप इम्पोर्टेंट लगाओ, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर का मूड खिसक सकता है, और इस आंदोलन के बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आंदोलन। ये उत्तराखंड के चमोली से प्रारंभ हुआ, चूंकि कल्याण सिंह रावत इससे जुड़े हुए हैं, और चूंकि जो उत्तराखंड था वहां पर क्या होता था कि शादी में जूता चोरी की रस्म थी उत्तराखंड में, अपने यहाँ भी होती है, शादी में जूता चोरी की जो रस्म थी, तो इन्होंने कहा कि ये रस्म बेकार है, अब जो दूल्हा आएगा वो दूल्हा क्या करेगा कि लड़की के मायके यानी मैत्री में एक पौधा लगाएगा, और एक विशेष प्रकार की रस्म चालू की, किस वाली रस्म को हटाकर, जूता चोरी की रस्म को हटाकर। और फिर यह आंदोलन जो इनका मैत्री आंदोलन था, यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर कनाडा, मलेशिया, बहुत सारे, अमेरिका, यूरोप, बहुत जगह इस आंदोलन को फेमस हुआ और इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। तो दोस्तों, आज हमने पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन थे, आपको चाहे मैत्री आंदोलन हो, गंगा बचाओ आंदोलन हो, बलियापाल आंदोलन हो, नवधान्य आंदोलन हो, जंगल बचाओ एप्को आंदोलन, या नर्मदा आंदोलन हो, या विष्णुगोई आंदोलन, साइलेंट वैली, या चिपको आंदोलन, ये सब आंदोलन मैंने आपको बताए। आपको इन आंदोलनों की एक तो मैं PDF दे दूंगा, और अच्छा होगा अगर आप लेक्चर के साथ खुद से नोट्स कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, तो आपको वो सब लिख लेना है। बाकी मैं PDF तो दे ही दूंगा, अब चूँकि ये एक ही PDF बन गई है सारे उसकी, और बाकी आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।